एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां और शेष लड़के हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस कहे वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। गुड इवनिंग खुशबू, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब चलिए इस पे आते हैं। देखो, एक है इसमें बॉयज है और एक है गर्ल्स है। ठीक है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं। ध्यान रखना, ये 4/9, मैं आपको एक छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे ये 4/9 है, तो ये नीचे वाला है, ये हमेशा टोटल होता है। ठीक है, 4/9 में ये नीचे वाला हमेशा टोटल रहता है, और ये जो है ये हमेशा, देखो 4/9 का मतलब ये है कि टोटल 9 है, 9 में से 4 स्टूडेंट अगर गर्ल्स है तो बच्चे कितने? 5। वो कौन होंगे? बॉयज। बस ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक गर्ल्स है और यहां पर है बॉयज है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, यहां पर बॉयज और गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, तो यहां पर अगर 4 गर्ल्स है तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल 9 है, तो बॉयज कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यहां पर लड़कों की कुल संख्या का 3/5, लड़कों की कुल संख्या का 3/5, यानी कि 5 का 3/5, और ये है क्या? तो लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। 12 वर्ष से कम मैं इसको नीचे डिनोट कर देता हूं। ठीक है, एरो का। ठीक है, तो 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 3। तो यहां पर जो 12 वर्ष से अधिक के बच्चे होंगे वो कितने होंगे? क्योंकि दोनों 5 है, तो यहां पर हो जाएंगे 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज एंड 12th of the number of girls are 12 years above and 12 years of age। ठीक है, यहां पर जो 5/12 लड़कियां हैं, या तो 12 वर्ष से अधिक है या फिर 12 वर्ष है। ठीक है, तो यहां पर ये जो गर्ल्स है या तो 12 वर्ष या उससे अधिक है, तो 12 वर्ष या उससे अधिक है, तो या तो 12 वर्ष की से अधिक है या फिर बराबर है, और है कितनी? 5/12 है। चलिए, 5/12 है। ठीक है, कितने का? 4/3 का, 4 का। ओके, अब देखो यहां से 4 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। अगर ये 5/3, यहां से 5/3 क्या आ गया है? लड़कियां आ गई है, गर्ल्स आ गई है, जो 12 वर्ष के बराबर है या फिर 12 वर्ष से अधिक है। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर अगर 5/12 है तो अब बचा कितना? आप कहेंगे 7/12, तो 4 का 7/12। ये जो है ये वो लड़कियां हैं जो 12 वर्ष से कम है। ठीक है, 12 वर्ष से कम वाली लड़कियां कितनी हैं? अगर ये अधिक वाली है 5/12, तो 5/12 में से बचे कितने? देखो टोटल, यानी कि ये नीचे 12 है, 12 का मतलब ये है कि 12 में से 5, तो ये इसके मतलब 12 से ऊपर है, तो 5 अगर 12 से ऊपर है तो बचे कितने? 7। तो 7/12 कौन से होंगे? जो 12 वर्ष की से कम है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर्स, आपसे ये कहा गया है, ये पूछा गया है कि 12 वर्ष से कम वाले स्टूडेंट, तो 12 वर्ष से कम वाली गर्ल्स कितनी है? तो आप कहेंगे 7/3 है। 7/3 कहां से है? ये 7 है, ये 3 है। ठीक है, और यहां पर लड़के हैं 12 वर्ष से कम वाले, वो कितने हैं? तो आप कहेंगे 12 वर्ष से कम वाले लड़के हैं 3। कितने लड़के हैं बेटा? 3 है। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा? 3 या 9, 9 और 7 16, यानी कि 16/3 वो लड़के और लड़कियां हैं जो 12 वर्ष से कम है। ठीक है,
और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 480। यहाँ से इसकी 16/3 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 480। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 × 48, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने रहे होंगे, आप कहेंगे 900 रहे होंगे। कितने रहे होंगे बेटा, टोटल स्टूडेंट है वो कितने रहे होंगे, 900 रहे होंगे। बताओ सही है क्या? ठीक है, कितने रहे होंगे, 900 रहे होंगे। 3 × 9 है ना, ये तो 90 ही आएगा ना एक की वैल्यू। तो यहां पर 90 एक की वैल्यू है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 4 तो गर्ल्स है और 5 बॉयज है। तो यहां से जो टोटल स्टूडेंट आएंगे, टोटल जो स्टूडेंट आएंगे वो आ जाएगा 90 × 9। एक एक पॉइंट मैं अच्छे से आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 810 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 810। 810 टोटल स्टूडेंट है। आपसे 810 नहीं पूछा है, आपसे इसका पूछा है 5/18। तो 5/18 कितना हो जाएगा, यहाँ से 810 का 5/18 कितना हो जाएगा बताओ। तो आप कहेंगे इसको 9 से काट दो, ये 9 81 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये 90 है, 90 से कितनी बार कटेगा, 2 से 45 बार। और 45 5 कितना आ जाएगा, तो 45 5 आ जाएगा यहाँ से 225। कितना आ जाएगा, 225। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो कभी भी अगर आपको x - 1/x + 1/x गिवन है a, और आपसे पूछे x² + 1/x², तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे हम क्या कर देंगे, इसमें a का तो हम स्क्वायर कर देते हैं और माइनस के 2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी अगर आपसे ऐसे पूछे कि x - 1/x की वैल्यू यहाँ पर a है और आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछे, तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि a² + के 2। ठीक है, याद है आप सभी को। चलिए देखिएगा, आपको ये दिया गया है x² माइनस के 16x + 59 इक्वल में 0 है, और आपसे x - 6 का होल स्क्वायर प्लस के 1/x - 6 का होल स्क्वायर पूछा गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि x - 6 + 1/x - 6 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि x - के 6, ठीक है, बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मेरे भाई, t मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, t। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, t + के 6। क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू t + के 6। x की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के साथ हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू x - 6 इक्वल में मैंने t माना है, t मान लो, p मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। तो x - 6 इक्वल में t माना है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, t, और ये माइनस इधर +6 पलट के इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा t + के 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया गया x² माइनस के 16x प्लस के 59 और इक्वल में आपको दे रखा है 0। ठीक है, आपको x² - 16x + 59 इक्वल में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू आप t + 6 रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, t + के 6। चलिए रखते हैं।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि टी प्लस 6 का होल स्क्वायर, टी प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस के, ठीक है 16, और x की वैल्यू क्या है, वापस वही टी प्लस 6, ठीक है, और प्लस के 59 है, और इक्वल में क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिएगा, आप सभी लोग जानते भी हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के होता है 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। अब यहां से इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो टी प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 36 प्लस के 2ab यानी कि 12t माइनस के 16t, और देखो ये माइनस ये प्लस तो अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96, ठीक है, माइनस के 16 छक्के, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 59 और इक्वल में आपको दे रखा है 0 दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 0 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस के ये 12t है, ये 16t है, कितना बचा 4t माइनस के ये 36 है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 96 में से जब आप 59 को माइनस करोगे तो 55, 36 55 यहाँ पर बचेगा 1 और इक्वल में बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में t से डिवाइड कर दो, तो जब t से डिवाइड करोगे तो t माइनस के 1/t और इक्वल में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई t माइनस के 1/t बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर t माइनस 1/t बराबर 4 आ गया यानी कि आपके सामने x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी आ गई है यहाँ पर 4 आ गई है। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 4 आ गई है, या फिर t माइनस 1/t या फिर x माइनस 1/x या फिर p माइनस 1/p, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बीच में माइनस है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 आ गई है, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसमें प्लस के 2 ऐड कर देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर करना है, प्लस के 2 करना है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास t माइनस 1/t, एक बार मैं किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। आपको ये दिया गया था कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 में x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करने के लिए आपको ये वाली वैल्यू दी गई थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 6 इक्वल में t मान लेंगे, तो x बराबर में कितना हो जाएगा t प्लस के 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 59 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इक्वल में 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी कि t प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस के 16, x की वैल्यू t प्लस 6 प्लस के 59 इक्वल में 0, t प्लस 6 का होल स्क्वायर खोला मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 16 को t से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस के 59 इक्वल में 0, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल में 0, तो t माइनस 1/t की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन, 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, ठीक है। द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 50 रुपीज, later on their teacher also contributed some money, now the average contribution is rupees 56, the teacher's contribution is। देखिएगा 24 छात्र थे, तो 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया और औसत योगदान कितने रुपए था 50 रुपए था, ठीक है। उनके बाद में क्या हुआ कि उनके शिक्षक ने भी
उसमें शामिल हो गए और कुछ धन का योगदान किया। अब जो औसत योगदान है वो 56 रुपये है। तो आपसे पूछा गया शिक्षक का योगदान कितना रहा है। देखिएगा, या तो आप लोग ऐसे कर लो, 24 स्टूडेंट है, इनका एवरेज कितना है 50 है, ठीक है। यहाँ पर बाद में उनके शिक्षक ने, यानी कि एक बढ़ गया, तो पहले 24 स्टूडेंट थे, एक शिक्षक आ गया, अब हो गए कितने 25 जैसे शिक्षक आया, जैसे टीचर आया, ठीक है, तो एवरेज है वो कितना बढ़ गया है 56 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है 56 बढ़ गया। इसको मल्टीप्लाई करो 24 × 5 यानी कि 1200, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करेंगे 56 में 4 का भाग दो, 1/4 कर लो 14, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1400। ठीक है, क्या पूछा आपसे शिक्षक का योगदान कितना है, तो शिक्षक का योगदान पहले 1200 रुपये कलेक्ट हो रहे थे, अब हो रहा है 1400 रुपये। तो शिक्षक का योगदान कितना है, क्या 200 रुपये है क्या, कितना आ जाएगा 200 रुपये। लेकिन अगर आप इस क्लास में आए हैं तो कुछ तो सीखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको ये करने की सलाह नहीं दूंगा। हम लोग कैसे करते हैं, अब आपको पता है 24 छात्रों का एवरेज कितना था, आप कहेंगे 50 था। कितना था बेटा 50 था, ठीक है। एक शिक्षक और आ गया, एक शिक्षक आ गया, अब कितने हो गए टोटल जो कैंडिडेट वो हो गए 25 हो गए। कितने हो गए बेटा 25 हो गए, ठीक है। अगर 25 हो गए हैं तो एवरेज बढ़ा है कि घटा है, तो आप कहेंगे बढ़ा है। बढ़ा है कि घटा है, आप कहेंगे बढ़ा है। कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है। अगर 1 पर 6 बढ़ा है तो 25 पर कितना बढ़ जाएगा, आप कहेंगे 25 × 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 प्लस के 25 छक्के 150, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, समझ गए। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, लेकिन एग्जाम में करवाने के लिए मुझे ये सब बताना पड़ता है। यानी कि अगर आप अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर पेन भी नहीं चलाने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। एग्जाम में आपको यहाँ पर हो सकता है पेन भी नहीं चलाने की जरूरत पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। आप सभी लोग जानते भी हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे, और अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस में टाइम का भाग देंगे, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या कर देंगे, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड हम माइनस कर देंगे। और अगर रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ऐड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। चलो देखिएगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ए ट्रेन लीव्स जयपुर एट 4 AM एंड रीच अमृतसर एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए शाम 4 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। अनदर ट्रेन लीव्स आफ्टर हाफ एन हॉर फ्रॉम अमृतसर टू जयपुर एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h। तथा उसी समय आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड अमृतसर इज 230 किलोमीटर, यदि यहाँ पर यदि जयपुर से अमृतसर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 230 किलोमीटर है, तो आपसे पूछा गया एट व्हाट टाइम द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर। तो आपसे पूछा गया है बताइए वो किस समय मिलेगी। चलिए सोल्व करो, आंसर दो। यहाँ भी मैंने आपको, अरे क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है।
आपने कल भी अच्छे आंसर किए थे, आज भी अच्छे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ये जयपुर है और यह है अमृतसर है। ओके, ठीक है। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए शाम को 4 बजे चलती है, शाम को 4 बजे यानी कि 4 PM पर, कोई दिक्कत है नहीं। और स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। तथा उसी समय आधे घंटे बाद यानी कि ये ट्रेन कितने बजे चली? 4 बजे शाम को, तो आधे घंटे बाद टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 4:30 बजे शाम को, ठीक है। आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए रवाना होती है और जो उसकी स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको ये छापना है, मैं अभी आपसे पूछूंगा कि इसमें जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी। रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी? मेरे को एक बात बताओ, एक इधर से इधर जा रहा है और एक इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? आप कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर रिलेटिव स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाएगी तो सभी बच्चे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखना है तथा उसी समय आपको टाइम हमेशा सेम रखना है। टाइम सेम रखना है इसका मतलब क्या है कि ये 4 बजे चली है, ये 4:30 बजे। तो मेरे को एक बात बताओ, ये 4:30 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? यानी कि 4:30 बजे तक ये जो है जयपुर वाली ट्रेन ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप कहेंगे अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 20 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बेटा? 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी और टोटल डिस्टेंस 230 है, तो अब जो डिस्टेंस बची है इन दोनों के बीच में वो कितनी बची है? आप कहेंगे 210 बची है। अब ये 210 किलोमीटर के लिए ध्यान से समझना, ये भी 4:30 बजे रवाना हो रही है और ये गाड़ी भी 4:30 बजे रवाना हो रही है। यानी कि टाइम हमेशा सेम रखना है। अगर ये यहाँ पर 1 घंटे बाद का कहे तो यहाँ पर हमें 5 घंटे यानी कि फिर टोटल जो डिस्टेंस है यानी कि 230 है, उसमें से हम कितना कम करते? 40 कम करते। ओके, तो यहाँ पर 210 किलोमीटर आई है। अब आप सभी लोग जानते हैं टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है कितनी? आप कहेंगे 210 किलोमीटर। और यहाँ पर स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड, यहाँ पर स्पीड है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में? आप कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो मेरे को एक बताता हूँ, डिस्टेंस स्पीड जुड़ जाएगी। 40 और 30 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। तो यहाँ से कितने घंटे बाद मिलेंगे वो दोनों गाड़ियाँ? 3 घंटे बाद। अब ये 3 घंटे है ना, कई बच्चे तो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि हम इसमें ऐड करें या फिर इसमें ऐड करें, यानी कि हम 4 बजे के साथ ऐड करें या फिर 4:30 बजे के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बाद वाले टाइम के साथ हमेशा आपको ऐड करना है। बाद वाला टाइम के साथ हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा बाद वाला टाइम। तो 4:30 और 3 कितना हो जाएगा? तो 4:30 और प्लस के 3 घंटे कितना हो जाएगा? क्या 7.5 घंटे हो जाएंगे क्या? यानी कि 7:30 बजे ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे को ट्रेन कितने बजे मिलेगी? 7:30 बजे। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो विद सॉल्यूशन PDF है वो भी आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ज्योमेट्री से, और मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे इसको सोल्व करें। देखो, G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं।
where AB, BC and CA are 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter respectively, then BG आपसे पूछा गया। उनकी जो भुजाएं हैं वो दे रखी AB, BC, CA। मेरे को सभी एक बात बताओ मिलकर 7, 24 और 25, ये क्या ट्रिपलेट है क्या? 7, 24 और 25 है, ये क्या ट्रिपलेट है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है, ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रिपलेट है तो हम लोग इसको राइट एंगल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बनाओगे। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। चलो, ये हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया है सी, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो आपको दे रखा है ए बी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ए से बी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। बी से सी आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा, बी से सी यानी कि ये वाली लेंथ है, ये आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ से ए सी आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 25 दे रखा है, ठीक है। कोई डाउट है? आप कहेंगे नहीं है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें बताओ मीडियन क्या होगी, ठीक है। मीडियन क्या होगी? मेरे को एक बात बताओ, ये क्या मीडियन होगी क्या इसकी? ठीक है, क्या होगी ये? मीडियन। थोड़ा जो डायग्राम है वो सही नहीं बना, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर ये हैंग कैसे हो रहा है? एक मिनट, इसको वापस बनाता हूँ मैं। चलो, यहाँ पर और ये यहाँ पर एक 90 डिग्री, ठीक है, ओके। इसको नाम दिया गया है बी से जी, ओके। इसको आप लोग नाम दे सकते हैं डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो बी डी है ये क्या इसकी मीडियन है क्या? पहले तो ये बताओ मेरे को। ये जो बी डी है ये यहाँ पर राइट एंगल की मीडियन है क्या? अगर मीडियन है, AC की अगर मीडियन है तो ये भी, ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 12.5 हो जाएगी। अगर ये 25 है तो 12.5 हो जाएगी। अगर ये 10 होती तो ये 5 हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ पर 15 होती तो ये कितना होता? 7.5, ठीक है। चलो, यहाँ पर सभी को समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। और आपको सभी को पता है क्या कि आपको यहाँ पर जो पूछा गया है वो जी पूछा गया। आप सभी लोग जानते होंगे जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है। जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो 12.5 है ये किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे 12.5 वैल्यू है 2 और 1 3 की। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है? बी से जी की। तो बी से जी की वैल्यू के लिए हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 2 यानी कि 25, और 25/3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 सही 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 सही 1/3। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। मीडियन है वो यहाँ पर मीडियन है वो साइड्स को इक्वल बाइसेक्ट करती है। अगर ये 25 है, ठीक है, तो ये 12.5 हो जाएगी। और जो ग्रेविटी सेंटर है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये वैल्यू 2 है, ये 1 है। अगर आपसे
अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन इसी में पूछना चाह रहा हूं कि बता दीजिएगा जीडी की लेंथ क्या होगी। किसकी लेंथ? जीडी की लेंथ क्या होगी, यानी कि यहां से और यहां तक जो लेंथ है वो क्या होगी, एक बार मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ। जी से जी डी की लेंथ यहाँ पर क्या होगी, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या? ठीक है, तो जी डी की लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, 12.5 वैल्यू है किसकी, आप कहेंगे 3 की, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया है आपका हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, समझिएगा। ठीक है, यहां पर ये सभी 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये थीटा मैं मान लेता हूं 30 डिग्री, ये थीटा मैं मान लेता हूं 45 डिग्री, और ये जो थीटा है ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं 60 डिग्री। ओके, अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखना, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद कर लो कि 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है ना, वो हमेशा √3 होती है। 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा √3 होती है। 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा √3 होती है। बड़ा बनाना है, √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटा बनाना है, √3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 45 डिग्री है तो ये वाली साइड भी 1 होगी और ये वाली साइड भी 1 होगी। 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा छोटी होती है। ठीक है, 30 डिग्री के पास वाली साइड √3 बड़ी होती है, 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x। 2x कहाँ से आया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में 2। ठीक है, ये 1 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पर x एक्स्ट्रा लिखा मैंने। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree। कई जो यहाँ पर मैंने देखे हैं, ठीक है, इनका जो है आपको आंसर रटवा देते हैं। अगर ऐसा हो 30 और 60 हो तो इसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। किस किस का डबल करोगे, ठीक है ना? समझिएगा कंसेप्ट को, अच्छे से समझना ध्यान से। देखो, एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और उसके झील में प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब यह है परछाई, यानी कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे परछाई होगी। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, जितना ये वो इतना ऊपर है तो परछाई भी इतना ही दिखेगी, मतलब इतना ही बड़ा दिखेगा, ऐसा मेरा बताना है आपको। एक झील है, चलिए ये एक झील मान लेते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, झील है, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें झील मान लेते हैं, बना लेते हैं। एक झील के 200 मीटर ऊपर, 200 मीटर यानी कि यहां पर, ठीक है, ये क्या है, 200 मीटर है, कोई दिक्कत है नहीं। 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मेरे को एक बात बताओ, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, तो आप कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां पर कितने डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ओके, और उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण यानी कि नीचे, ठीक है,
नीचे यहाँ पर ये जो इसकी परछाई दिखेगी, ठीक है, ये जो इसकी परछाई दिखेगी वो मैं आपको सिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ से कितने डिग्री, आप कहेंगे 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री बन रहा है ये, 60 डिग्री बन रहा है। किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? चलिए, हाँ देखिएगा आंसर आ गया है डबल कर दिया, आंसर आ गया है, क्या बात है, वेरी गुड भाई। अगर ये 200 मीटर है, यानी कि ये तो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। इस पॉइंट से नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो परछाई है, और ये इसका मेन वो है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चले, अब यहाँ से ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा, अगर इसको आप लोग h मानते हो तो ये हो जाएगा रूट में 3h, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 200 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। ओके, अगर आप ध्यान से समझना भाई, अच्छे से ध्यान से, ठीक है। अगर ये 200 मीटर है तो ये जो नीचे वाली हाइट है, ये मैं इसको क्या 200 प्लस के h मान सकता हूँ, क्योंकि नीचे वाली जो हाइट है वो भी 200 तो ये ऑलरेडी है ही, और h और होगी तो ये हो जाएगी 200h। क्या ये भी हाइट है वो क्या 200 प्लस h होगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। अब मेरे को एक बात बताना, सभी अच्छे से बताना, ठीक है। अगर ये 200 मीटर है, ये 200 प्लस h है, तो ये जो 60 डिग्री के पास वाली साइड है ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी 400 प्लस h, और अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। रूट 3 क्यों होगा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। रूट 3 क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल है, ये कितना बचा मेरे को एक बात बताओ, आप कहेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, आप कहेंगे बड़ी। अगर बड़ी बनाना है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर छोटा बनाना है तो हम लोग रूट 3 से भाग देंगे। समझ आ गया? अब मेरे को एक बात बताओ सभी बच्चे ध्यान से, क्या ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो हाइट है वो क्या बराबर होनी चाहिए क्या, यानी कि ये वाली और ये वाली, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये वाली और ये वाली बराबर होनी चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ कि रूट 3 इक्वल में क्या हो जाएगा, 400 प्लस के h, और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर, रूट 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से रूट 3 को जब आप रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इक्वल में ये हो जाएगा 400, और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा h। अब यहाँ पर रूट 3 और h भी है ना, तो मैंने यहाँ पर h नहीं लिखा था, यहाँ पर h भी है, ठीक है। तो 3h में से h जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2h, और 2h इक्वल में 400 है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 200 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है, अब वो देखिएगा, आपसे पूछा गया है बादल की ऊंचाई। तो बादल की ऊंचाई यानी कि ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है, तो 200 और 200 कितना हो जाएगा, 400 आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 मीटर। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ फटाफट देखिएगा। एक झील है 200 मीटर, मैंने 200 मीटर ले लिया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इसको आप लोग 60 डिग्री मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फिर जितनी परछाई बन रही है, जितनी मतलब ऊंचाई है उतनी ही नीचे परछाई बन रही है, तो परछाई है वो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं ये मानता हूँ कि अगर ये ऊपर हाइट 200 मीटर है तो नीचे वाली हाइट भी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 200 प्लस h कुछ तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने सोल्व किया। ये 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर 400 प्लस h है, तो यहाँ पर 60 डिग्री के पास वाली साइड हमें छोटा बनाना पड़ेगा, तो हमें रूट 3 से
डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो मैंने बराबर कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ले भाई आगे का क्वेश्चन, ठीक है। और देखो जो भी बच्चा नया है तो ये विद सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ क्लास 24 के एप्लीकेशन पर। और जो भी बच्चा नया है उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, बिना किसी ऑफ के ये क्लास चलती है आपकी, ठीक है। आप अगर चाहो तो यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 7 इज डिविजिबल बाई 3, 7, 28 एंड 15। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 7, 28 एवं 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर। अगर 7 जोड़ने पर है तो 7 जोड़ के देख लेते हैं। इसमें 7 जोड़ो तो ये हो जाएगा 427। क्या ये 3, 7, 28 और 15 से विभाजित हो सकती है? नहीं। ठीक है, 427 में फिर से 7 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 434। क्या 434 में 3, 7, 28 और 15 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर आप लोग इसमें 413 में 7 जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 420। क्या 420 में 3 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 28 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है? हाँ, ये हो सकता है। या फिर नेक्स्ट है वो 127 में आप लोग 7 ऐड करके देखो तो 127 और 7 कितना हो जाएगा? 134। ठीक है, इसमें 3, 7, 28 और 15 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होगा। सी होगा बेटा, क्योंकि 427 में ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये पूर्णतः डिवाइड हो जाए। आपने रॉन्ग पढ़ा है, आप ये पढ़ रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या घटाने पर। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना। आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है ना, ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, अब आगे से मत करना बस। ठीक है, फ्यूचर इज, ये है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो यहाँ पर ये तो रहा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जरूरी तो ना, अगर 2 से 3 मैच अगर मैच कर गए तो फिर आप लोग कैसे करोगे देखिएगा। 3 है, 7 है, 28 है और कितना है? 15 है। ठीक है, तो इनमें हमें सबसे पहले तो 2 की सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर अगर मैं लूँगा यहाँ से, तो यहाँ पर होगा 7 × 4, यानी कि 2 की पावर 2 सबसे बड़ी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 की कितनी बड़ी पावर? केवल 3 ही हम लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या ले सकते हैं? फिर हम लोग 5 और फिर हम लोग लेंगे 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 5 = 60 और 60 × 7 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 420। लेकिन यह क्या कह रहा है? छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर, जिसमें 7 अगर जोड़ने पर हमें संख्या चाहिए तो इसका मतलब इसमें से 7 हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 413। बताओ सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं और तरीके मैं वही बताता हूँ जो आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कुछ ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A rhombus of a perimeter 2p unit and sum of diagonals m unit, then find the area of rhombus। एक समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर है वो 2p इकाई है तथा विकर्णों का योग कितना है? m इकाई हो, तब उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। चलिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एरिया, यानी कि वो होता है 1/2 d1 × d2 होता है। ठीक है भाई, और जो एरिया होता, जो पेरीमीटर होता है
वो होता है 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर होता है वो, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, चलो अब यहां से आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है रोम्बस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर 2p, यानी कि 2p इक्वल में दे रखा है आपको 4 इंटू साइड दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहां से हम लोग इसकी साइड निकाल लेंगे। तो देखो 2 से ये 2 कितने बार कटेगा, 2 बार, और यहां से साइड बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे साइड बराबर आ जाएगा p/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, p/2 आ जाएगा। बताओ सही है क्या, साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, p/2 आ जाएगी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चले, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आप लोग d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल में होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास साइड है वो है कितनी, तो आप कहेंगे साइड है p/2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। हम कह सकते हैं कि d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे हमें कुछ दिक्कत है नहीं। चलो अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो देखिएगा। तथा विकर्णों का जो योग है वो m इकाई है, यानी कि d1 का होल स्क्वायर, विकर्णों का योग दे रखा है यानी कि d1 प्लस के d2। ठीक है, d1 प्लस के d2 बराबर आपको दे रखा है m। क्या यही है, बताओ, d1 प्लस के d2 आपको दे रखा है m। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए आप यहाँ भी इसको स्क्वायर कर दो और यहाँ भी हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 d1 इंटू d2 और इक्वल में हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर। ओके, अगेन मेरे को एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर एक बात बताना, क्या हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसकी है, आप कहेंगे d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। क्या d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, p स्क्वायर है। तो p स्क्वायर प्लस के 2 d1 इंटू d2 इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर और माइनस के p स्क्वायर, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ यानी कि 2, यहाँ से p स्क्वायर प्लस के 2 d1 इंटू d2 इक्वल में m स्क्वायर ही होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से अगर मैं d1 इंटू d2, यहाँ पर अगर मैं d1 इंटू d2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, आप कहेंगे m स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 आगे जाके इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये p यहाँ से हट के किधर आ जाएगा, अगर बराबर में है तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अगर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, आंसर आप सभी लोग सही किया करो। ठीक है, थोड़ा पेन चलाया करो ताकि एग्जाम में पेन कम चलाना पड़े। ठीक है, चलो आपके पास यहाँ पर आ गया d1 इंटू d2 बराबर m का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में 2। अब आपको एरिया पूछा गया है तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है, आप कहेंगे 1/2 d1 इंटू d2, और d1 इंटू d2 क्या है, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2।
तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 एम स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। बताओ ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कौन सा आ रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of 15,000 is lent out in two parts in such a way that the simple interest on one part at 10% per annum for 5 years, ठीक है, is equal to that on another part at 12.5% per annum for 4 years. The sum lent out at 12.5% each. 15,000 की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का, फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट भाग है, सेकंड भाग है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, क्या कह रहा है कि पहले भाग पर 10% 5 वर्ष के लिए, 10% 5 वर्ष के लिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरे भाग पर 12.5% कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। 12.5% 4 वर्ष के लिए, कोई दिक्कत है नहीं। इन दोनों का सम आप कहेंगे 50, इन दोनों का सम आप कहेंगे 50। तो यहाँ से रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 1:1 आ गया। कितना आ गया भाई? 1:1 आ गया। अब देखो एग्जाम में आपको अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, तो आप बस यहाँ पर ये भी माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, 1:1 आएगा। आप क्या करेंगे? इसका हाफ करेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कब? जब आप लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर फर्स्ट वाले भाग की वैल्यू पूछा है, फर्स्ट वाले की पूछे या फिर सेकंड वाले की? क्या दोनों सेम आएगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि यह फर्स्ट वाला 15,000 वैल्यू है, अपॉन में टोटल के नीचे रेशो का टोटल, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1 से। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 7,500 रुपीज। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी बच्चों का आंसर आया है क्या? ठीक है, वेरी गुड लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया है आपका यूनिट डिजिट का। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आपके पास में क्या है? 4 है, 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर 4 की पावर ओड है तो क्या आएगा? आप कहेंगे 4 ही आएगा। ठीक है, चलो प्लस के यहाँ पर 9 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट? आप कहेंगे 9 का स्क्वायर 81, यानी कि यूनिट डिजिट आएगी 1। ठीक है, यहाँ पर 4 का क्यूब है, पावर इवन है कि ओड है? आप कहेंगे ओड है। अगर ओड है तो कितना आएगा? 4। ठीक है, यहाँ पर 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 4 है। अगर 9 की पावर 4 इवन है तो मेरे को एक बात बताओ क्या आएगा यूनिट डिजिट? आप कहेंगे 1 आएगा। प्लस के यहाँ पर वापस वही 4 + 1, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक? 100 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर दो साइकिल दो टर्म बना के 5 बन रहा है। ठीक है, 2 टर्म बना के 5 बन रहा है, 2 टर्म बन के 5 बन रहा है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 100 टर्म्स तक बनानी है तो 5-5 के कितने पेयर बनेंगे? आप कहेंगे कितने पेयर बनेंगे? अगर यहाँ पर 100 नहीं बनेंगे क्योंकि 2 के 1 बन रहे हैं। अगर 2 के 1 बन रहे हैं तो 100 के कितने बनेंगे? 50 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि 5 + 5 + 5 + 5 कितने टर्म्स बनेगी? आप कहेंगे 50 टर्म बनेगी। ठीक है, तो या तो आप लोग 5 को 5 50 टाइम्स जोड़ लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं
5 को आप लोग 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देन आपका आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट ही आपसे पूछा है, तो क्या 0 आएगा क्या? यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या समझ पा रहे हैं? जो बच्चा रेगुलर है वो आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:7। ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, ठीक है। द बिजनेस मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 इन 1 ईयर। वह व्यवसाय में एक साल में जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 60,000 होता है, ठीक है। फिर क्या करा है? दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इन्वेस्टिंग 40% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया, ठीक है। आपसे पूछा गया हाउ मच विल ए गेट रुपीज। आपसे पूछा गया है ए को कितना प्राप्त होगा। देखिएगा, एक ए और ए का बेटा यहाँ पर बी है। ए का रेशियो कितना है? 3:7 है। चलिए 3:7 है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आप कहेंगे नहीं है। 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। ओके, उन्होंने लाभ का 40%। तो यहां पर देखो टाइम का तो कुछ रोल है नहीं, क्योंकि दोनों में बराबर है। ये ए भी 12 महीने तक काम कर रहा है और बी भी यहाँ पर 12 महीने के लिए काम कर रहा है। बताओ सही है क्या? ठीक है, ए भी यहाँ पर 12 महीने के लिए काम कर रहा है, बी भी यहाँ पर ना तो किसी ने पैसे लगाए हैं ना ही पैसे निकाले। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो से ही काम चल जाएगा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन आगे यह कह रहा है कि एक साल में उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 60,000 का हुआ है, ठीक है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश कर दिया। मेरे भाई एक बात बताना, अगर 40% हिस्सा निवेश कर दिया है, ठीक है, टोटल 60,000 थे उनके पास में, ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसमें से 40% हिस्सा है वो फिर से निवेश कर दिया है, तो बचा जो हिस्सा है कितना बचा? 60%, ठीक है। कितना बचा है? 60%। ये जो 60% है वो ही क्या दोनों डिवाइड करेंगे अपना अपना हिस्सा, तो यहां से ये हो जाएगा 60% यानी कि 36,000। कितना हो जाएगा बेटा? अब 36,000। क्या 36,000 को आप लोग 3:7 में नहीं डिवाइड कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चले करते हैं तो, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे? 36,000 टोटल है। किसके लिए पूछा है इसने? ए के लिए। चलिए ए के लिए, मैं बी के लिए भी बता दूंगा आपको। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। और ए के लिए पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 से 0, और 3600 इंटू 3 कितना हो जाएगा? क्या 10,800 होगा क्या? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10,800 रुपए। लेकिन ये अगर बी के लिए पूछता तो बी के लिए टोटल कितना है? 36,000 है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 7 और 3 10, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप लोग? 7 से। तो यहां से कितना आ जाएगा? 36 7 कितना हो जाएगा? 6 7 42, और ये हो जाएगा 25,200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने इसमें दोनों ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बी का भी ऑप्शन दे रखा है, ए का भी ऑप्शन दे रखा है, तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परसेंटेज का क्वेश्चन है, एकदम आसान है, समझिएगा, सोल्व कीजिएगा। क्या आप सभी लोगों को पता है क्या कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाने की कोशिश की है कि कम या ज़्यादा हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन 52% ऑफ एक्स एंड 30% ऑफ वाई इज 12:5, ठीक है। एक्स के 52% एवं वाई के 30% का जो संगत अनुपात है वो 12:5 है, ठीक है।
इफ x इज 50 मोर देन y, x है वो y से 50 अधिक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस के y, यानी कि आपको यहाँ पर x की भी जरूरत पड़ेगी और y की भी जरूरत पड़ेगी। समझिएगा, x के 52%, यानी कि x के कितने प्रतिशत बेटा, 52%, 52/100, ठीक है। और y के 30%, y का कितना प्रतिशत है, आप कहेंगे y का है 30% है, 30/100। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप इस 100 को यहाँ से भी स्किप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा अगर फिर कहे कि यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 क्यों नहीं लगाया, तो इस वजह से मैंने आपके लिए ये लगाया, ठीक है। चलो, इन दोनों का जो अनुपात है, वो रेशियो है, वो कितना दे रखा है, 12:5 यहाँ पर आपको दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। चले, सबसे पहले तो 100 से 100 को उड़ाओ, ठीक है। ये 5 से कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 6 टाइम्स। और यहाँ से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो इसको 4 से काटता हूँ तो 13 टाइम्स, और 4 से काटता हूँ तो ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13x इक्वल में 18y। तो यहाँ से x और y का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 18/13 आ जाएगा। x और y का रेशियो कितना आ गया, 18:13 आ गया, ठीक है। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ये जो दे रखा है, यदि इफ x इज 50 मोर देन y, यानी कि जो x है वो y से 50 अधिक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो x है वो y से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जो ये 50 है, ये वैल्यू है किसकी, आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। कितना है, 18 और 13 में 5 का डिफरेंस है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x से, यानी कि 18 से। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 180, ठीक है। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो y की वैल्यू यानी कि डिफरेंस के नीचे टोटल डिफरेंस, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पर y के लिए 13 से। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 130। अब आपके पास में x की वैल्यू भी आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई है। आपसे 2x प्लस के y पूछा है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 180, प्लस के यहाँ पर y की वैल्यू 130, तो ये 18 दूने 36, 360 प्लस के 130, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 490। कितना आ जाएगा बेटा, 490। क्या 490 सभी बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 490। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा ध्यान से, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखो, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, मैं मेरी ओर से यानी कि एक भी आपका टाइप नहीं छोड़ रहा, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट मेरी क्लास छोड़ देंगे तो हो सकता है आप लोग टाइप छोड़ दें, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप वाइज और टॉपिक्स वाइज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, A man bought an article and sold it at a gain of 10%. किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। If he had bought the article at 20% less and sold it for 1000 more, ठीक है, यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता, he would have made a profit of 40%, तो उसे 40% का लाभ मिलता, ठीक है। The earlier selling price of the article is, वस्तु का पूर्व वाला आपको विक्रय मूल्य बताना है। चलिए, बताने की आप सभी बच्चे कोशिश करना, ठीक है। एक होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस होता है, और एक होता है बेटा एसपी, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। अगर 10% के लाभ पर यहाँ पर बेचा जा रहा है, ठीक है, 10% के लाभ पर यहाँ पर आप बेच रहे हैं, तो यानी कि 100 की कोई वस्तु रही होगी और 100 की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 10% प्रॉफिट,
यानी कि 110 में आप इसको बेच देंगे। यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर अगर खरीदा होता तो 100 का 20% माइनस के 20% और 100 का जो 20% होता है वो 20, यानी कि अगर वो 80 रुपये में वस्तु को खरीदा होता, ठीक है, और उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट और मिलता। कितने का मिलता बेटा? 40% का प्रॉफिट मिलता, यानी कि प्लस के 40% और मिलता। तो मेरे को एक बात बताओ, 80 का 40% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 32 रुपये। कितना हो जाएगा? 32 रुपये। तो 80 रुपये का खरीद रहा है, 32 रुपये ऐड करके बेच रहा है, यानी कि अब कितने में बेच रहा होगा? 112 रुपये में। कितने में बेच रहा होगा बेटा? 112 रुपये में। बताओ सही है क्या? 80 और 32 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, वो आपसे क्या रखा है? पहले 110 रुपये में बेच रहा था, अब जो बेच रहा है वो आर्टिकल 112 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आप कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे 2 रुपये का। यानी कि ये जो 1000 वैल्यू है ये है किसकी? आप कहेंगे 2 की। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य। सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है, इस क्वेश्चन को एकदम रॉन्ग किए हैं, गलत किए, ठीक है, एकदम इसको रॉन्ग किए हैं, गलत किए। यानी कि फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य पूछे तो ये वाला आंसर आएगा, यानी कि 110 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कितनी बार कटेगा? ये 5, और ये हो जाएगा 500। 500 इंटू 110 कितना हो जाएगा? क्या 55,000 आएगा क्या? तो 55,000 आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन में वही लेके आता हूं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक जल्दबाजी में करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं नहीं और आंसर टिक कर देते हैं, इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो क्वेश्चन में वो आपके लिए लेके आता हूं। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ पर आप उनको ये नहीं पता कि सेलिंग प्राइस पूछा है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा नहीं, वो बस डायरेक्ट 100 को ही टिक करते हैं और 100 को टिक करके यहाँ पर आंसर 50,000 देते, जो कि आपका गलत होता, घर पे आके बाद में आपको रिग्रेट होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, what number should be subtracted from both the terms of the ratio 11:15 so as to make it as 2:3। आपसे पूछा गया है 11:15 अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 2:3 हो जाए। चलिए, यहाँ पर 11 है, इसमें से भी आपको x हटाना है, और यहाँ पर 15 है, उसमें से भी आपको x हटाना है, और यहाँ पर हो जाता है 2/3 हो जाता है। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है, और आप जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी डेली आ जाया करो फिक्स 5 बजे, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। चले, आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 को आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 33, माइनस के 3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x, इक्वल में 2 को जब आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 30, माइनस के यहाँ पर 2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 33x है, 33 है, और यहाँ पर 30 है। पहले तो x निकालते हैं, ये 3x है, ये 2x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? आप कहेंगे x बचेगा। ठीक है, 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? x बचेगा। और यहाँ पर 33 है, 33 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। तो यहाँ से x की वैल्यू है, यानी कि क्या घटाया जाए कि हमारे पास 2:3 आ जाए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों संख्याओं में से 3 घटा देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग जो SI निकालते हैं, SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है बेटा। कभी अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल चाहिए तो ये होता है 100 इंटू SI का डिफरेंस। ठीक है, SI का डिफरेंस अपॉन में या तो रेट का डिफरेंस देगा या फिर टाइम का डिफरेंस देगा। रेट इंटू टाइम का भी डिफरेंस दे सकता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से रेट चाहिए तो आप कहेंगे 100 इंटू SI अपॉन में, अगर आपको रेट चाहिए तो आप क्या कर देंगे, P इंटू टी से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से आपको टाइम चाहिए तो ये हो जाएगा 100 इंटू SI अपॉन में, अगर आपको यहाँ पर टाइम चाहिए तो P इंटू आर से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास, आप लोग फिक्स कितने बजे आ जाया करेंगे, फिक्स आप लोग 5 बजे। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप क्लास देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन है, ए सम इज लेंट ऑन सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 इयर्स। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, इफ इट इज लेंट एट ए रेट ऑफ 2.5% पर एनम मोर देन प्रीवियस रेट, यदि इसे 2.5% वार्षिक की अधिक दर पर उधार दिया गया होता, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड वुड बी 550 मोर, फाइंड द सम लेंट। मैंने अभी आपको बताया है या तो SI का डिफरेंस देगा, SI का डिफरेंस भी देगा और यहाँ पर रेट का और टाइम का भी यहाँ पर डिफरेंस देगा। अगर आपसे प्रिंसिपल उधार दी गई राशि, इसका मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। ठीक है, चलिए सोल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ, समझिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है और यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर, मैंने अभी आपको बताया है SI का भी डिफरेंस देगा और या तो रेट का डिफरेंस देगा या टाइम का डिफरेंस देगा। यहाँ पर जो आपको डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है रेट का डिफरेंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू SI की वैल्यू है कितनी, SI का डिफरेंस कितना है 540 है, अपॉन में यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है हमें तो प्रिंसिपल के लिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, 100 इंटू SI का डिफरेंस अपॉन में रेट कितनी है, आप कहेंगे 2.5 है। चलिए 2.5 है और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो है 3 इयर्स है। यहाँ पर टाइम कितना है बेटा, 3 इयर्स है। चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पॉइंट से एक पॉइंट लग जाएगा, 25 से कितनी बार कटेगा ये 4 टाइम्स। ठीक है, और 3 से कितने टाइम्स कटेगा ये 18, और ये 00 तो है ही, तो 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा, क्या 7200 हो जाएगा। तो 7200 आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसमें परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये क्लास देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर आपके पास में है 11 प्लस के यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन है 11 1/2 है, ठीक है, प्लस के 17 3/4 है, ठीक है, माइनस के 5 1/5 है, ओके, माइनस के 2 1/10 है, और ये आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यही पूछी गई है। चलो तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। देखो यहां से फ्रैक्शन वाले नंबर्स को आपको अलग करना है, हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन वाला नंबर्स आपको अलग रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स आपको अलग रखना है। तो यहाँ से जो रियल वैल्यू है वो कितनी है 11 और 17 कितना हो जाएगा 28, 11 और 17 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पर माइनस के 5 और माइनस के 2 ये हो जाएगा 7, 28 में से 7 जाएगा तो आपके पास में आएगा 21। कितना आ जाएगा बेटा 21 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 7 1/2 को आप लोग ये भी लिख सकते हैं 7 प्लस के 1/2।
2, बात एक ही है, ठीक है। 7 1/2 को आप लोग 7 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 7 + 1/2, आप लोग दोनों बात एक ही है। कैसे? क्योंकि आप सभी जानते हैं इन दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 हो जाता है ये, ठीक है। और ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 और 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा? ये तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब फ्रैक्शन बचा 1/2, 3/4, 1/5 और 1/10। तो इनका आपको क्या लेना है बेटा? आपको इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, 4, 5 और 10। तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अगर 20 एलसीएम आ गया है, देखते हैं अभी आपका आंसर। 20 अगर यहाँ से एलसीएम आ जाएगा तो मेरे को एक बात बताओ, 20 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस के, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 21 प्लस के ये कितना हो जाएगा? 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25, और 25 में से 6 जाएगा तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 19 ही बचेगा क्या? और 19/20, तो 21 सही, क्या 19/20 लिख सकता हूँ क्या मैं? तो आंसर किसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से कर पाए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है, और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपका मैथ्स में इम्प्रूव भी हो रहा है, और आप फिक्स 5 बजे आ जाया करो, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा। रेंज हम लोग मीन पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं, बहुलक पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रेंज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो ये तो है प्रोबेबिलिटी की बात। चलिए फाइंड रेंज आपको दी गई है। रेंज का मतलब यह होता है लो टर्म और अपर टर्म, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस ही। देखो यहाँ पर रेंज की बात की जा रही है, ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2। तो आप कहेंगे सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 21 है। कितना नंबर है? 21 है, ठीक है। और यहाँ से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे जो छोटा नंबर है वो 1 है। तो 21 में से आप 1 हटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। ये रहा आपका रेंज, ठीक है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि रेंज होता क्या है, ठीक है, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे इतना आसान क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इस वजह से मैं सभी टॉपिक से लेता हूँ, ताकि आप सभी जो जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टाइप की क्वेश्चंस है, उससे आप लोग अवेयर हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3 है। तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए सोल्व करो, आंसर दो। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इक्वल में होता है 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलो यहां पर सभी बच्चों को समझ आ रहा है? चलिए अच्छी बात है भाई। वंशु आपने 2 आंसर कैसे दिया बेटा? आपने जल्दबाजी ज्यादा की है, ठीक है, समझाता हूं मैं। देखो यहां पर है सेक की पावर 4 थीटा, एक एक स्टेप को अच्छे से समझाऊंगा, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। यहां पर है सेक की पावर 4 थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा,
और इक्वल में है बेटा कितना 3 है, ठीक है। चलो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, इनमें से सेक स्क्वायर थीटा यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बचेगा। क्या सही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा? tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बताओ सही है क्या? कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना भाई, ठीक है। चलो अब मेरे को सभी बच्चे एक बात बताना है, यहाँ से एक बात बताना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो पहले तो 1 को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस के यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, क्या tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा, और इसके इक्वल में कितना है 3 है, इसके इक्वल में भी 3 है, तो इसके इक्वल में भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? क्या सभी बच्चों का आंसर है वो क्या 3 आया है क्या? ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर एकदम सही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सोल्व करो, आंसर दो। ए बी सी कैन डू ए जॉब इन 6 days, ए बी और सी 6 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकता है। देखिएगा एक ए, एक है बी और एक कौन है? सी है बेटा, ठीक है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। चलिए यहाँ पर 6 दिन लिख दो। बी उसी काम को 12 दिन में, यहाँ पर 12 दिन हम लोग लिख देंगे, और ये है 15 दिन, ये हो गया 15 दिन। टाइम एंड वर्क का जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बताओ? एलसीएम वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 माइनस के 2, बेटा रेंज की बात की जा रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर? मुझे तो 21 दिख रही है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 भी है, ठीक है ना। कोई बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर 2 है 1 की जगह, नहीं। तो आप 21 में से जब 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। चलो ये ए 6 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। 6, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। चलो यहाँ पर एलसीएम 60 आ गया, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे कह रहा है आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी लीव्स द जॉब, सी है वो कार्य छोड़ देता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय ए एंड बी टुगेदर, और जो बाकी का काम बचा है शेष कार्य वो ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, ठीक है। टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इज, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये कह रहा है कि 1/8 कार्य
कि पूरा हो जाने के बाद, यानी कि 60 का आप 1/8 निकालो, तो आप कहेंगे 60 का अगर हम 1/8 निकालते हैं तो ये 8 7 56, यानी कि ये हो जाएगा 7.5। कितना हो जाएगा बेटा? 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा यानी कि वो बचेगा 52.5 काम बचेगा। ये जो काम है ये रिमेनिंग है, यानी कि बचा हुआ काम है। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है? क्योंकि 60 का 1/8 जब आप वर्क करोगे 7.5 डेज, तो 7.5 डेज काम हो जाने के बाद सी तो कार्य छोड़ के चला गया। अब जो बाकी का बचा काम है वो 52.5, वो कौन करेगा? तो वो करेगा ए और बी। ठीक है, कौन करेगा? ए और बी। अगर ए और बी करेगा, कितना काम करेगा? 52.5 काम करेगा। ए और बी की इफिशियंसी है कितनी? तो ए की 10 है और बी की कितनी है? 5 है। ए की यहाँ पर ए और बी मिलकर काम करेगा। ठीक है, ए और बी यहाँ पर मिलकर काम करेगा। आंसर आया किसी का? एक बार देख लेते हैं कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं की। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद ये 7.5 कार्य हो गया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया, बचा काम 52.5 और शेष कार्य ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए की इफिशियंसी 10 है, बी की इफिशियंसी 15 है, तो यहाँ पर 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर 0, तो 15 × 3 कितने होंगे? 45। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 दिन में। क्या सभी बच्चों का जो आंसर है वो क्या सी आया है क्या? ठीक है, कितना आंसर आया है? सी आया है।